आप सोचिए, पाकिस्तान अभी जिम्बाब्वे से 1 रन वाली शर्मनाक हार से उबर भी नहीं पाया था कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात है। इधर सोचिए, बेचारा पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मारा और अब गृह युद्ध के हालात है वहां पर। अभी जिम्बाब्वे से हार का गम अभी उभरे भी नहीं है, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है। खबर को समझिए, शाहबाज सरकार को आशंका है कि पाकिस्तान में कभी भी खूनी संग्राम छिड़ सकता है। खूनी संग्राम वो कह रहे हैं। इमरान खान सड़कों पर हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि वो जिहाद पर निकले हैं। ये जिहाद है उनका, इमरान खान कह रहे हैं। पाकिस्तान की जिस आर्मी से सीधे टकराने में हर राजनीतिक पार्टी कांपती है, उसे निशाना बनाकर इमरान ने आईएसआई को धमकी दे दिया, पोल खोल दूंगा। वो कह रहे हैं डीआईजी आईएसआई कान खोलकर सुन लो। क्या कहा है सुनिए सबसे पहले आप इमरान खान को। डीजी आईएसआई कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। डीजी आईएसआई कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। तो डीजी आईएसआई कान खोलकर सुन लो, पोल खोल दूंगा डीजी आईएसआई की। समझिए, पाकिस्तान के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी और आर्मी में सीधे सीधे टकराव के हालात है, और टकराव हो भी पा रहा है। सेना से टकरा रहे हैं, सीधे सीधे चुनौती सेना आईएसआई को। यह भी पहली बार है कि आईएसआई राजनीतिक लड़ाई में खुलकर सामने आ गए। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली आईएसआई ने। इमरान खान लाहौर से लेकर इस्लामाबाद के लिए आजादी मार्च पर निकल चुके हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि उनका जिहाद है। इमरान खान की पार्टी कार्यकर्ताओं से आजादी मार्च में डंडे और मास्क के साथ आने की अपील कर चुकी है कि डंडे और मास्क के साथ आए। दूसरी तरफ विपक्षी कह रहे हैं और जो सत्ताधारी वहां पर है वो कह रहे हैं कि खूनी संघर्ष हो सकता है। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा सीधे सीधे इमरान को धमकी दे चुके हैं कि अगर देश को अस्थिर करने की किसी भी तरह की कोशिश तो सेना कुचल डालेगी, सेना कुचल डालेगी। ये बाजवा कह चुके इमरान को। आईएसआई भी कह चुकी है कि इमरान खान सीधे बगावत पर उतर आए। इसलिए आज सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच इमरान खान मोदी की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं। मोदी की शक्ति से मिलेगी इमरान को, मतलब मोदी की भक्ति से मिलेगी इमरान को शक्ति। वो एक बार सुना दीजिए बाइट, वो बयान सुना दीजिए इमरान खान का, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति में कसीदे पढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना था पुतिन को, रूस के राष्ट्रपति, वो भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे थे। अब जो है ये भी दीवाने हो रहे हैं भारत की विदेश नीति की। सुन लीजिए एक बार इमरान खान को। सुनाएंगे वो बयान आपको जिसमें वो भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। मई में भी आपको बता दें इसी तरह से इस्लामाबाद में इमरान खान के आजादी मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी और उस दौरान भी इसी तरह का बवाल हुआ था। कई वहां पर हिंसा भी हुई थी, आगजनी भी हुई थी। और अभी जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये मार्च जो है अभी चल रहा है इमरान खान का, और कह दिया है कि वो नवाज शरीफ की तरह भगोड़े नहीं है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, पाकिस्तान से भी आज मेरे साथ मेहमान होंगे। तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भी मेरे साथ कुछ मेहमान होंगे। पीटीआई के नेता तारिक फतेह आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से आरजू काजमी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तारिक फतेह जी बहुत बहुत स्वागत आपका।
इसके अलावा हमारे साथ आपको बता दें अब्दुल समद याकूब पीटीआई के लीडर हैं, इमरान खान की पार्टी के। अब्दुल भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही आपको बता दें मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच हैं। सर जनरल सिवाच आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं तारिक फतेह साहब आपसे बेहतर कौन समझा सकता है अभी कि इमरान खान के दिल में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अभी जिम्बाब्वे का हारा, अब गृह युद्ध का मारा बेचारा। तारिक फतेह जी क्या करेंगे बेचारा, वो जुलूस के अंदर एक और बीवी ढूंढ लेगा, कोई उससे शादी कर लेगा। इसको और तो कुछ आता नहीं ना, क्रिकेट का आता है, वहां जिम्बाब्वे से हार रहा है या शादियां करता। सेटल डाउन होना होता तो अपने बच्चों को भी लेके आता ना पाकिस्तान। ये अजीब है कि मेरे बच्चे जो हैं वो जी सर आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है सर आपकी, प्लीज। आ रही है। हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है जी। हाँ, तो इसका नाम इम द डिम रखा गया था, सलमान रुश्दी ने से कहा था। आप जेन्युइनली समझे, मैं खुद क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। इसने जिंदगी में किताब नहीं पढ़ी है कोई। ही इज जस्ट एन एम्प्टी हेड, इम द डिम, ये याद रखिए। और ही कैन बी ईदर वेरी एक्सप्लोसिव, डेंजरस फॉर एनीवन। तो उससे क्या तो कि वो लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। वही फौज लेके आती है, वही उसको हटा देती है, फिर उससे नाराज हो जाते हैं। एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया। वो कभी हमने सुना था कि ISI इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान की, उसके जनरल जो चीफ है वो आके इमरान खान को इस अनबिलीवेबल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि ये रात को हमें आके मिलता है और सुबह फिर हमें गालियां देता है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ आई मीन मीडियोक्रिटी है ये। इसने कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में। अच्छा, मेरे साथ PMLN के भी लीडर हैं, इरशाद अहमद खान साहब भी हैं पाकिस्तान से लाइव। इरशाद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं जो अब्दुल समद PTI से हैं, लेकिन आरजू काजमी जी ISI की पोल खोल देंगे। अच्छा, प्रेम शुक्ला भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रेम भाई बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले आरजू काजमी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हैं, जानना जरूरी है। पोल खोल देंगे ISI? DG ISI कान खोलकर सुन लो, पोल खोल दूंगा। क्या कह रहे हैं इमरान, क्या पोल खोलेंगे वो? यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात रह गई है जो दुनिया को नहीं पता। और पहले शायद कुछ ऐसा होगा जब इंटरनेट वगैरह नहीं था 1971 में या उससे पहले के लोगों को नहीं मालूम होता था, लेकिन आजकल तो बच्चे बच्चे को सब कुछ मालूम है। तो इमरान खान ये कहकर क्या जताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, कुछ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा है, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट कर रही हो, दोनों मिलके पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि कान खोल के सुन लो और मैं बता दूंगा, तो बताएं तो सही ना, क्या बात है, पहले ये बताएं, धमकियां देने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई न्यूज होगी, क्योंकि अभी फवाद चौधरी जो उनकी पार्टी के हैं, आज ही या कल वो किसी टॉक शो में बैठे थे और वहां वो कहने लगे कि नहीं जी, जानवर तो उन्होंने जो है वो PMLN को कहा था, उन्होंने तो आर्मी चीफ को कहा ही नहीं था। तो उनके जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया है और इमरान खान भी जल्दी उस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन दोनों हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट और फौज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान का नुकसान कर रही है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। इरशाद अहमद खान साहब को डर लग रहा है इमरान खान पोल वोल खोल देंगे ऐसा कुछ, और कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, छुप जाऊंगा कि भाग जाऊंगा। मैं बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहूंगा, एक बौखलाया हुआ इंसान बौखलाहट में कुछ भी कह सकता है, किसी को गाली दे सकता है, किसी को प्यार कर सकता है, सर दीवार में मार सकता है, सर टांगा में मार सकता है, घोड़े के नीचे आ सकता है। इमरान खान की हालत वो है जो एक बावला कुत्ता जैसे भागता है या बावला इंसान जो भागता है, उस तरह ये भाग रहे हैं। इदारों को गालियां दे रहे हैं, मुल्क को गालियां दे रहे हैं, अवाम को गालियां दे रहे हैं, मुल्क की तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि लाहौर में यू टर्न पहला आ चुका। पहले इनके MPs ने इनको छोड़ा, इस्तीफा दिया, PTI से भागे। उसके बाद इन्होंने शादरा जाकर के रात को स्टे करना था। अब ये वहां स्टे नहीं कर रहे हैं, अब ये यादगार चौक में बैठना चाह रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा कीजिए कि कहते थे हम शादरा में बैठेंगे, हजारों लाखों लोग होंगे। जो लोग इनका मजमा देखने आए थे, जो इनका कंसर्ट देखने आए थे, जो इनका डांस पार्टी देखने आए थे, वो लिबर्टी चौक से ही वापस अपने घरों को जाना शुरू हो गए। अभी जो लोग बेचारे जनूबी पंजाब से, जो MPs के MNAs के जिम्मे इन्होंने लोग लगाए हुए थे
कि वहां से पैसे दे करके लोगों को इकट्ठा करके लाओ, जो गरीब ग्रुप है, जो बेरोजगार इमरान खान है उनको लाओ, उनको 1000 दो 2000 दो 4 हजार लोग इकट्ठे करो। अभी आप ये देखेंगे, मैं आपको आपके चैनल्स पे बार बार ये कह रहा हूँ, ये इस्लामाबाद इंशाल्लाह नहीं पहुंच सकेंगे, उससे पहले इनका इज्तिमा खत्म हो जाएगा। जो भी ये काम कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे और इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। आप ये देखिए कि इनके अभी वाडा साहब ने क्या कहा, वो तो बरमला कह रहे हैं कि खूनी इज्तिमा करना चाह रहे हैं इमरान खान खुदा न खास्ता मुल्क में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, मुल्क में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चियों बहनों भाइयों को मरवाना चाह रहे हैं। खुद तो वो बंकर में बैठे हुए हैं। अब ये देखिए कि लाहौर में वो खुद तो अपने घर जाकर के सोएंगे। जो गरीब लोग जनूबी पंजाब से लाए हुए, जो पैसे दे करके लाए हैं, उनको वहां रोड पे बेयारों मददगार छोड़ के जाएंगे। खुदा करे कि कोई कैमरामैन आपको हमारा पाकिस्तान का रात का इज्तिमा इनका दिखा सके, इनके लीडरान को घर जाते हुए दिखाए, इनको भी घर जाते हुए दिखाए, कंटेनर खाली दिखाए, और लोग जो बेयारों मददगार सर्दी में ठंड में ठिठुरते हुए वहां लेटे होंगे वो भी दिखाए। और फिर सुबह जब ये लोग आएंगे अपनी मदारी पना, एक मदारी जो काम करता है, ये मदारी है, ये अपने डुगडुगी बजाएंगे और फिर लोगों को इकट्ठा करेंगे और लोग इकट्ठे होकर इनका तमाशा देखेंगे, बंदरों का तमाशा देखेंगे, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि खुदा करे कि मेरा मुल्क इंतशार से बचे, खुदा करे कि मेरे मुल्क के किसी इंसान को, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बच्चे को हमारे नुकसान ना पहुंचे। और ये इंसान जो तो ये आईएसआई के लाया नुकसान हुआ की बात कर इंसान रहे है, हैं, वो तो डीजी आईएसआई की पोल खोल आईएसआई दूंगा, को नुकसान कभी किसी की सेना जरूरत नहीं है। मेरे इदारों के खिलाफ किसी की जरूरत नहीं है। मेरी आर्मी, मेरे आईएसआई, मेरी एजेंसियों को नुकसान पहुंचा सके, वो दिन वो तो कह रहे हैं पोल खोल देंगे, खुदा ना करे कि हमें पोल खोल देंगे। नहीं, पोल नहीं खोलेंगे वो अपने ये जो पिछले 22 साल से यही बक रहे हैं और बकते बकते खत्म हो जाएंगे दुनिया से। ये जो इनकी जुबान है, ये जुबान जो बद जुबानी करते हैं, उसी की वजह से इनकी हुकूमत गई। आज ये सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ये मैं कर्नल आरएसएन सिंह मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कर्नल आरएसएन सिंह, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके अलावा मेरे साथ ब्रिटेन से पीओके के एक्सपर्ट हैं अमजद आयूब मिर्जा जी, वो भी मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला जी तो वहीं। सबका एक एक कमेंट पहले ले लेते हैं। पहले मैं आरएसएन सिंह आपका मैं कमेंट ले लेता हूं इस पूरे प्रकरण जो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है। इमरान खान कह रहे हैं डीजी आईएसआई तेरी पोल खोल कर रख दूंगा, कान खोल कर सुन ले। ये क्या रहा है मतलब पाकिस्तान में? आरएसएन सिंह सर। ये देखिए, ये जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके तहत दुनिया में तमाम देशों में राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। मामला बहुत गंभीर है। जो लोग अब इस प्रोग्राम में इतना समय नहीं है कि मैं ये बताऊं कि कितना गंभीर है, लेकिन ये इतनी गंभीरता है कि ये पूरी मतलब समझिए कि यूरोप का पूरा इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था वो एनर्जी से हुआ था, और आज एनर्जी सबसे बड़े स्टेक पे है। तो रीअलाइनमेंट हो रहा है। और पाकिस्तान में इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं देखिए इमरान खान का कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं ना फ़ौज का फ़ैन हूँ ना पाकिस्तान का ही फ़ैन हूँ। बट अब देखिए कि कौन कौन सी वो कह रहे हैं कि हम मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं रशिया की मैं कह रहा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखो अपनी। बाजवा साहब जाते हैं यूएस में, काफ़ी समय उन्होंने अभी बिताया वहाँ पे, स्टेट डिपार्टमेंट सभी से मिले वहाँ जाके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये थमने वाली नहीं है। और याद रहे कि जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, उसके पाकिस्तान का एक क्या रोल था अमेरिकन के साथ मिलके, वो दोबारा फिर वही गेम चल रहा है। और पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए गया था। पाकिस्तान को देखिए, कहने की बात है कि जिन्ना से तो कहा गया था कि ये तुम डिमांड करो। वो स्ट्रैटेजिक गेम्स ये जो अंग्रेज है बहुत पहले से खेल रहे हैं। ये उनको मालूम था कि ये एक कंट्री है जिसके एक तरफ सेंट्रल एशिया है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ वेस्ट एशिया है, तो इधर साउथ एशिया है। ये खेल खेले जाएंगे। और लेकिन बड़ा ये रोचक खेल है, वरना बड़ा रोचक खेल है। और इसका परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप जो मैंने कहा कि यूं ही डीजी आईएसआई आ जाता है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने, ये मैंने तो नहीं देखा ऐसा पहले पाकिस्तान में ऐसा होता है। और ये तब हो रहा है जबकि पूरी दुनिया को मालूम है
कि इमरान खान को गद्दी पर वहाँ की फौज ने बिठाया था। तो पाकिस्तान का नियंत्रण हमेशा बाहरी ताकतों के ऊपर में रहा है, चाहे वो चीन का रहा हो, चाहे वो ये हो। अब एक नया प्लेयर वहाँ पर आ गया है, वो रूस है। तो जो भी अफगानिस्तान में हुआ, ठीक सर, उसमें आपको मालूम है कि इमरान खान की सिंपैथी किसके साथ थी। तो ये मैं इसको इस जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखता हूँ इसको। ठीक सर। प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अमजद आयूब भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले प्रेम भाई का कमेंट ले लेता हूं। मोदी जी के फैन नजर आ रहे हैं इमरान खान। वो कह रहे भारत की विदेश नीति, मोदी भक्ति से शक्ति मिलेगी इमरान खान को। अचानक उनको क्या हो गया है? प्रेम भाई, यहाँ पुतिन भी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ इमरान खान कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति शानदार है, रूस से तेल खरीदता है, हम लोग घुटनों पर आ जाते हैं। प्रेम शुक्ला, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी बयान सुना देते, एक मिनट वो बयान सुना देते हैं। एक मिनट वो बयान सुन लीजिए प्रेम भाई, फिर कमेंट करूंगा आपका। वो सुना दीजिए एक बार, इमरान खान का वो बयान आ गई है, सुना दीजिए एक बार। जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो, एक बता दें, आप वो और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं? ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है। अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, रूस से तेल ले रहा है, हम लोग दबाव में आ जाते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं अमजद आयूब मिर्जा जी आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला, देखिए सत्य सूर्य की तरह प्रखर होता है, इसलिए उसको हर किसी को स्वीकारना पड़ता है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी स्वीकारते हैं, बराक ओबामा भी स्वीकारते हैं, जो बाइडेन भी स्वीकारते हैं, बोरिस जॉनसन भी स्वीकारते हैं, इमरान खान भी स्वीकारते हैं, कुछ दिन पहले नवाज शरीफ भी स्वीकारते थे। जैसे ही पाकिस्तान के नेता आर्मी के चंगुल से मुक्त होते हैं, बगावत करते हैं, उनका जो है मोदी जी के बारे में राय बदल जाती है। नवाज शरीफ के साथ भी रहा, ये इमरान खान भी प्रदर्शित कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो फेक डेमोक्रेसी है, आर्मी कंट्रोल्ड पाकिस्तान की जो फेक डेमोक्रेसी है, उसका जो मोहरा था, जो किसी जमाने में तालिबान खान कहलाया, वो इमरान खान आज आर्मी को आंखें दिखा रहे हैं, आईएसआई को आंखें दिखा रहे हैं, यानी भस्मासुर हो गए हैं। ऐसे में ये सत्य और तथ्य सामने आना चाहिए कि इमरान खान की उन बातों को सामने लाए जाने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान ने कैसे पूरी दुनिया में एक भयंकर दुष्ट देश की भांति आतंकवादियों को पालकर, ड्रग्स को पालकर और सारे अवैध कामकाजों को प्रश्रय देकर पूरी दुनिया को कैसे नुकसान पहुंचाया है। ये इमरान खान को पूरा प्रोटेक्शन देकर उनसे कन्फेस कराया जाना चाहिए, क्योंकि मानवता के विरुद्ध पाकिस्तान ने कार्य किए हैं। वो पीओके में मानवता के विरुद्ध काम करता है, बलूचिस्तान में मानवता के विरुद्ध काम करता है, लंदन के में अगर कहीं आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान कनेक्शन है, 9/11 तो पाकिस्तान कनेक्शन है, 26/11 है तो पाकिस्तान कनेक्शन है। अगर कहीं वीगर आतंकवादी, वीगर के लोग कुछ आतंकवाद को स्वीकार रहे मुस्लिम, तो उसको आईएसआई पाकिस्तान का समर्थन होता है। पूरी दुनिया में उसका जाल बिछा हुआ है। और उसका एक प्रधानमंत्री अगर वो कह रहा है कि मैं सारे इदारों को की इज्जत कर रहा हूं वरना एक्सपोज कर दूंगा, तो उससे कन्फेस करना चाहिए दुनिया ने कि ऐसी क्या हरकतें जो है पाकिस्तान ने की हैं, जिनकी धमकी, चूंकि कल आईएसआई के हेड ने पहली बार सारी परंपराओं को तोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिन स्थितियों में इमरान खान को अपदस्थ किया गया, अपदस्थ किए जाते समय वहां पर आर्मी चीफ का उनके यहां उतरना और बाद में इमरान खान की आंखें लाल होना, यानी उनकी फिजिकल असॉल्ट किया गया था, ये खबरें भी आई। तो पाकिस्तान में किस तरह से फेक डेमोक्रेसी एक्सपोज हुई है और आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट, वहां पाकिस्तान को रन कौन कर रहा है? मियां कॉम्बिनेशन, एम फॉर मुल्ला, आई फॉर आईएसआई, ए फॉर आर्मी।
ये जो मियां कॉम्बिनेशन है, उस मियां कॉम्बिनेशन को एक्सपोज की जाने की आवश्यकता है। ये तो पहली बार है आईएसआई सेना को खुली चुनौती कोई राजनीतिक दल दे पा रहा है। वहां पर सेना की कठपुतली अब तक सुना पाकिस्तान में। ये तो इमरान खान जिस मोड में है। मैं जनरल सिवाच आपके पास आऊं, तारिक फतेह आ रहा हूं, लेकिन अमजद आयु मिर्जा जी, एक कमेंट आपका, और जो हो रहा है और इन लोगों को कश्मीर चाहिए। देखिए, बात यह है कि इस वक्त इमरान खान को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग और सिंध के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग और हम जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित-बल्तिस्तान के लोग हैं, हम पाकिस्तान आर्मी की गुलामी में हैं और हम पाकिस्तान आर्मी के से निजात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि मेन जो ऑब्स्टिकल है वो पंजाब के लोग थे, और इमरान खान ने पहली दफा पंजाब को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। इससे बड़ा चमत्कार और वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी किसी कीमत पे भी सियासत से पीछे नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम सियासत छोड़ दी है, हम आइंदा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और माजी की जो गलतियां हमने की हैं वो उसका सॉरी है। तो फिर अगर ये बात है तो सबसे पहले इन्होंने ये ऐलान क्यों नहीं उसके साथ किया कि हम बलूचिस्तान से अपनी फौजें बाहर निकाल रहे हैं? इन्होंने ये ऐलान क्यों नहीं किया कि हम यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन नंबर 48 के तहत पाकिस्तान की फौजें जो है पीओजे के से बाहर निकाल रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी फौज भी झूठी है, पाकिस्तान के सियासतदान भी झूठे हैं, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी झूठा है, बिका हुआ मीडिया है, जो पैसे देता है उसकी बोली पाकिस्तानी मीडिया बोलता है। तो ये इस वक्त जो है पाकिस्तान की ये आजादी मार्च नहीं है, मैं इसको कहता हूँ तबाही मार्च, और हम इस तबाही को खुशामदीद कहते हैं। आजादी नहीं, बर्बादी मार्च है। जनरल सिवाच, कमेंट आपका सर। जनरल सिवाच, क्योंकि भारत पर भी असर होता है, वहां पर अशांति का असर यहाँ पर होता है, इसलिए डिबेट करनी पड़ रही है, समझना जरूरी है। जनरल सिवाच। हाँ अमन, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इंस्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में और सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट भारत में भी होगा भी। मगर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का वजूद हरदम रहा है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया हो, मगर पावर जो है वो आईएसआई और आर्मी के पास है। ये कहते हैं कि हर देश के पास आर्मी है, पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। इमरान खान को लाने वाली पाकिस्तान की आर्मी थी, इमरान खान को वहां से हटाने के लिए पाकिस्तान आर्मी थी, और पाकिस्तान की आर्मी जो है एक बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, $50 बिलियन का को चैलेंज कर रहे हैं फाउंडेशन है। ये सच्चाई है कि आज उसने इमरान खान जिस प्रकार से आज वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये किसी ने भी पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट आज तक नहीं की। तो ये एक ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज होगी पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसे तो आईएसआई इसको लेगी नहीं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो रही है, $186 बिलियन का कर्जा चढ़ा है, उनके जो इन्फ्लेशन रेट 30% है, उनका रुपये 80% इसलिए हम भी कह रहे हैं कि ये लग देखने में ऐसा लग रहा है T20 की स्पीड से टूटेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, T20 की स्पीड से टूटेगा पाकिस्तान। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरी है ब्रेक की। तारिक फतेह साहब आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अब्दुल समद भी मेरे साथ जुड़ गए, पीटीआई के नेता, इमरान की पार्टी के, वो भी मेरे साथ हैं। अब्दुल भाई आपके पास भी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में भीषण बाढ़ से मची तबाही। बाढ़ में डूबे घरों की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से दिए गए $800 मिलियन। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन टेररिज्म के मुद्दे पर आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि बिना फैक्ट चेक किए कोई भी मैसेज फॉरवर्ड न करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद से जुड़ी 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक की हुई शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में 75 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 2 हेलीपैड और एक जीरो कार्बन हेलीपैड को भी देश को समर्पित किया।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार मॉस्को यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 8 नवंबर को होने वाली मुलाकात में रूसी विदेश मंत्री से भी करेंगे द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। इंडोनेशिया के बाली में स्वास्थ्य मंत्रियों की G20 बैठक में बोले मनसुख मांडविया, हेल्थ सेक्टर में मोदी सरकार वैश्विक स्तर पर मदद को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। पीएम मोदी को बताया सच्चा देशभक्त, कहा कि मोदी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से की फोन पर बातचीत। मुक्त व्यापार के मुद्दे पर आगे बढ़ाने का किया जिक्र, तो वहीं सुनक ने आर्थिक और रक्षा मामलों के संबंध मजबूत होने की जताई उम्मीद। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने लिखा बड़ा एक्शन। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सेगल को कंपनी से किया बाहर। एलन मस्क ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 8 और 10 नवंबर को हिमाचल में करेंगे रैलियां। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के अब तक के सफर को पेंटिंग के जरिए प्रदर्शित किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। बिहार उपचुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे प्रचार। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी लड़ रही है चुनाव। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने के लगे पोस्टर में लिखा महापर्व के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र से गायब हैं सांसद। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला, कुछ शरारती तत्वों ने बनाया निशाना। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने की मुलाकात। केरल के पलक्काड में एनआईए ने की कार्रवाई। पीएफआई के सीए रऊफ के पूर्व सचिव को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में मामूली विवाद में कार चालक ने कई लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। 3 लोग घायल हुए। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 वकीलों के बीच मारपीट हुई। इसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या की गई। हड़कंप में झड़प के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरी के शक में खंभे से बांधकर लड़के की पिटाई गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बच्चा चोरी के शक में महिला को भीड़ ने दबोच लिया। 3 साल के बच्चे को लेकर भागने के आरोप में ग्वालटोली थाना इलाके की यह घटना बताई गई। यूपी के आगरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने एक बदमाश की पीट कर हत्या कर दी। बदमाश पर एक आदमी से पैसे लूटने की कोशिश का आरोप था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की। बिहार के मुजफ्फरपुर में जुआ खेलने की वजह से 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच चले ईंट और पत्थर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सरेआम की गई फायरिंग। एक लड़के का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के महुआ में 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप में की लूटपाट। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट। सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड। दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में 20 साल के लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। कपड़े की सिलाई करता था मृतक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने इनामी बदमाश के घर चलाया बुलडोजर। गुड्डा गुर्जर गिरोह का सक्रिय सदस्य है कल्ला गुर्जर। मध्य प्रदेश के भिंड में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। किया गया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का था आरोप। यूपी के बस्ती में वर्दी में शराब पीते पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ। छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे लड़के के रिश्वत लेने का आरोप लगा। वीडियो सामने आने पर पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। हैदराबाद में एक कार से करीब 70 लाख रुपए जब्त किए गए। बैग में पैसे ले जा रहा था एक प्रोफेसर। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पिकअप वैन चलाकर एक आदमी मौके से फरार हुआ। उत्तर
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार जबकि दूसरा मौके से फरार हुआ। तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम कर दी। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने हथियार की खेप बरामद की है। जांच के दौरान 3 AK-47 राइफल, 200 कारतूस और 3 पिस्तौल भी बरामद की गई। मुंबई में प्रोफेसर कमल किशोर मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंधेरी कोर्ट में आज होगी पेशी। कमल किशोर मिश्रा पर अपनी पत्नी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में करार कर लड़कियों को बेचे जाने का मामला आया सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग की टीम जाएगी भीलवाड़ा। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। गरीबों को मुफ्त मिलने वाली दवाइयां हो रही है बर्बाद। एक्सपायर ग्लूकोज की बोतल को अस्पताल कैंपस में फेंका गया। मध्य प्रदेश के सीधी में संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी बढ़ी। पर्यटकों ने एक साथ 5 की संख्या में बाघों को देखा। कैमरे में घटना रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने देर से पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीण। तेंदुए की तलाश में जुटी टीम। यूपी के बहराइच की गेरुआ नदी में छोड़े गए घड़ियाल के 120 बच्चे। वन विभाग की टीम ने घड़ियाल के साथ एक कछुआ भी छोड़ा। राजस्थान के कोटा में मकान के अंदर 5 फीट का कोबरा सांप दिखने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर ने सांप को किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को घर से बाहर निकाला गया। झारखंड के दुमका में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में हुआ विस्फोट। धमाके की चपेट में आने से 3 बसें जलकर राख। मुंबई और पुणे हाईवे पर आग का गोला बन गया ट्रक। आग की लपटों में पूरी तरह जलकर ट्रक राख हो गया। महाराष्ट्र के पालघर में मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों में मकान में रखा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। राजस्थान के जोधपुर में प्लाईवुड से भरे ट्रक में आग लग गई। कड़ी मेहनत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रिफाइंड तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के पास वसई में समंदर के पानी में फंसी कार पार्क करके घूमने गया था कार चालक। थोड़ी देर में हाई टाइड की वजह से पानी का स्तर बढ़ा और रेत में फंस गई कार। चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो। इमरान यूर अ रैट इमरान खान। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है? आपका कप्तान भाग रहा है। आता है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। तो क्या वाकई दबाव बना पाएंगे इमरान खान सेना और आईएसआई पर? क्योंकि सेना और आईएसआई को सीधी चुनौती, वो तो कह रहे हैं डीजी आईएसआई कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं अपने देश और उसकी जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। क्या कर्नल RSN सिंह, एक कमेंट आपका, जल्द चुनाव चाहते हैं और क्या फाइनल कॉल में फाइनली कहां पहुंचेंगे फिर इमरान, सेना और आईएसआई को चुनौती देकर? फिर तारिक फतेह जी आ रहा हूं। कर्नल RSN सिंह। देखिए, मैं जो बात आपको कह रहा था कि अभी किसी ने सिंध और बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो इमरान खान की तो खैबर पख्तूनों के बीच में सपोर्ट, एक मिनट, उनकी तो सपोर्ट है पश्तून्स के बीच में और इसको नकारा नहीं जा सकता। और तालिबान में भी बहुत सपोर्ट है। और एक बात याद रखें कि अगर पाकिस्तान के पास फौज है तो अफगानिस्तान के पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है ना। दूसरी बात कि आपने कभी इस पर गौर किया है, ये हम ना हिंदुस्तान में वहाँ का गवर्नेंस का मॉडल क्या है, जमहूरियत, अरे खाक में जाए। आप बताइए, कोई वेस्टर्न कंट्री बॉदर्ड है?
अगर 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 वो बॉर्डर्ड होता तो अभी बाजवा साहब को रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडस्ट में वो रिव्यूइंग ऑफिसर नहीं बुलाया गया होता। अभी एफएटीएफ से उनको कैसे निकाला गया। तो हम इस बात को लेकर हम ज़्यादा खुश नहीं हो कि इमरान सही है, फौज सही है, सब दोनों मेरे ख्याल से ये दोनों उतने ही नालायक हैं। लेकिन ये मैंने कहा कि दुनिया भर में सियासत बदल रहे हैं और हिंदुस्तान वाले थोड़े मेरी बात का बुरा ना माने। ये जो ब्रिटेन में भी जो ये आप बदलाव देख रहे हैं ना, और तमाम देशों में, इटली में राइट विंग आए, ये सब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जो हालात पैदा हो रहे हैं ये उसके तहत हो रहे हैं। आप बताइए कि एक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर वो रिजाइन कर देती है 45 दिन में कि उसने वो इन्फ्लेशन पर काबू नहीं पाए। क्या अगले 45 दिन में ब्रिटेन की पूरी हालात, इकोनॉमिक हालात सुधर जाएगी? थोड़ा सा भी जिस किसी को इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, क्या ये सुधरने वाला है? अरे ये इंटरनेशनल गेम खेल रहा है कि किस तरह से भारत को अपनी तरफ लिया जाए और इत्यादि। मैं उसी नजरिए, लेकिन पाकिस्तान सबसे नाजुक स्थिति में है जी। आपको मैं बता रहा हूं कि पूरे दुनिया में अगर इस पूरे हालात को देखें तो जियोपॉलिटिकली आज सबसे नाजुक जो हालात है वो पाकिस्तान की है। अमजद आयुब जी, अमजद, लेकिन उससे पहले तारिक फतेह, एक कमेंट तारिक फतेह आपका। जो मैं सवाल मैंने कर्नल आरएसएन सिंह से पूछा था कि फाइनल कॉल फाइनली कहां तक पहुंचाएगी, सेना से भिड़ के बच पाएंगे या इनका हल भी नवाज वाला होगा? सर, जो ज्यादा पैसे दे के खरीद पाएगा किसी को वो जीत जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा मुल्क है जिसमें मजदूरों की आमदनी अंदर आती है और पैसे वालों की आमदनी बाहर चली जाती है। इट इज रिवर्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव सीन, कि वो लोग जो मिडिल ईस्ट में जाके, अफ्रीका में जाके मेहनत मजदूरी करके पैसा भेजते हैं अपने मुल्क के लिए या फैमिली के लिए, वहीं वहीं की अपर क्लास पूरे के पूरे थैले भर के पैसे यहाँ ले आती है। अमेरिका और कनाडा में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, फौज भी जा रही है, हर कोई जाता है। तो आप जब एक पूरी कंट्री को चला रहे हैं दुकान की तरह, तो ये एक्सपेक्ट तो ना करें ना कि वहां स्टील मिल बनेगी। व्यापारी हैं, व्यापारी रहने दीजिए। वही जैसे सूरत के ट्रेडर होते थे 17वीं सेंचुरी में, वो हालत है इनकी। ये अपने पोर्ट्स बेच पा रहे हैं किराए पे, ब्लैक मनी में सिंध के जो पूरा कोस्ट लाइन है वो बेच दी। के लिए इमरान खान तो बदलाव के लिए आए सड़कों पर, वो कह रहे हैं नहीं सर, कुछ नहीं आया सर। इतनी अकल होती तो पाकिस्तान में आता वो। ये द मैन वाज कॉट एट टोरंटो एयरपोर्ट विद $50,000 इन हिज पॉकेट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आए नहीं कभी। ये घड़ी चोर की भी नारे हो रही थी जब वो घूम रहे थे, तो बताया जा रहा है कि घड़ी चोर के नारेबाजी हो गई थी इमरान खान की। आप अंदाजा लगाइए, आपको कोई तोहफा देता है और आप दूसरे दिन फ्री मार्केट चले जाते हैं, भैया कितने की लोग हैं। आप मेंटालिटी देखिए, ये मर्केंटाइल मेंटालिटी है कि अपना फायदा कितना हुआ। ये कोई पॉलिटिशियन या स्टेट्समैन या सियासी जमात का लीडर नहीं है। इसकी बीवी जादूगरनी थी, वो जादू से टूना टाना करके बताती थी कि क्या करना और क्या नहीं करना, और लूट के ले गए। हर पोजीशन पे अपॉइंटमेंट कराने में पैसे लुट रहे थे। ये हालत है जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर वो न्यूक्लियर पावर, उसकी बीवी जादू करती, डिसाइड कि करना क्या है, एंड द पाकिस्तानीज एक्सेप्टेड, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कौन है। जो कंट्री को चला रहे हैं लोग, उनको नहीं पता कि वो कौन है। दे हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस। वो अपनी माँ बोली से शर्मिंदा रहते हैं। आप सोचिए तो सही कि ये पूरा पंजाब पाकिस्तानी जो है, they are an embodiment of inferiority complex and lack of identity. ना उनको उर्दू ठीक आती, ना पंजाबी आती, ना इंग्लिश आती है। आप सुन लें इनके वजीरों का हालत। ये जो घड़ी चोर वाली क्या कहानी आरजू, क्या घड़ी चोर क्या है? तोश खाना घोटाला था, कुछ ऐसा कुछ था, कुछ घड़ियां गिफ्ट में आ रही थी, बताओ प्रधानमंत्री उनको जाके बेच दिया था इन्होंने। जी, जहाँ तक न्यूज आई है वो यही है कि जो गिफ्ट्स इनको मिले थे, चाहे वो
सऊदी क्राउन प्रिंस ने दिया हो या किसी और कंट्री से, तो वो इन्होंने एक तरीका होता है यहाँ पे तोशाखाना से आप कुछ % पेमेंट करके ले सकते हैं। तो वो गिफ्ट्स इन्होंने ले लिए थे कुछ % पेमेंट करके और उसके बाद उनको बेच दिया था। तो इसलिए इनके ऊपर जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये और बात है कि हमारे यहाँ इमरान खान पहले नहीं है। तारिक साहब को मालूम होगा कि इससे पहले भी यूसुफ रजा गिलानी की बीवी भी जो है वो नेकलेस ले गई थी टर्किश फर्स्ट लेडी का, जो उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है, जैसे कहते हैं। तो हमारे लीडर आते हैं और तोशाखाना से सामान लेके चले जाते हैं और मामूली सी रकम पे करते हैं। ये और बात है कि इमरान खान साहब कुछ ज्यादा ही सामान ले गए और उन्होंने शायद कुछ भी नहीं छोड़ा, तो इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कीनिया में पत्रकार अरशद की मौत के पीछे आईएसआई, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है और इसके ऊपर हम सब जर्नलिस्ट जो हैं वो इमरान तो कह रहे हैं इसके पीछे आईएसआई है। इमरान खान कह रहे हैं इसके पीछे ऑब्वियसली इमरान खान साहब तो हर चीज को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी उनका यही फायदा नजर आ रहा होगा उनको कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले ही वो किसी का भी नाम लगा दें। तो ये तो कोई भी कह सकता है और कोई भी समझ सकता है कि इस वक्त वो इस चीज को सिर्फ कैश कर रहे हैं, वरना थोड़े दिन उनको इंतजार करना चाहिए कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े तभी बात की जाए। मिर्जा साहब एक कमेंट आपका। मिर्जा साहब ये सेना आईएसआई से भिड़ रहे हैं इमरान, कुछ तो होगा पीछे। नहीं एक सेकंड मैं इसमें ऐड एक मिनट तारिक फतेह, पहले तारिक फतेह फिर मिर्जा साहब आ रहा हूं। बोलिए तारिक फतेह साहब आप बोलिए। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। जिस सहाफी का जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ कीनिया में, पेशावर से पीटीआई इमरान खान की गवर्नमेंट ने उन्हें वार्निंग लेटर दिया कि योर लाइफ इज इन डेंजर। तो ये पेशावर एयरपोर्ट से फ्लाई करके दुबई गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटली कुछ हो गया हो, इसमें जो हिडन हैंड्स हैं। और पाकिस्तान ये ना समझे कि सिर्फ आईएसआई है, पाकिस्तान में एमआई भी है, पाकिस्तान में आईबी भी है। देयर आर 4-5 इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट कम्पीट विद ईच अदर, क्योंकि खाली लिफाफे पैसों से भरे हुए जो डिप्लोमेट्स को भी मिलते हैं, लिफाफा जर्नलिज्म कहलाती है उसको पाकिस्तान में, दैट इज वाइड स्प्रेड। यू विल नेवर हियर एन अमेरिकन डिप्लोमेट एवर क्रिटिसाइज पाकिस्तान। कभी सोचिए इस बात पे। इरशाद अहमद, ये जो इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार अरशद की मौत के पीछे आईएसआई, उसके बहाने वो बुना सकते हैं और फिर सड़कों पर इंकलाब, ये मार्च जो हो रहा है पत्रकार की मौत के पीछे आईएसआई, फिर आईएसआई को पीसी भी करनी पड़ी। नदीम अंजुम, इरशाद अहमद नवाज की पार्टी के इरशाद अहमद जी, सर म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट है सर। फिर मिर्जा साहब आ रहा हूं सर, अनम्यूट कर दीजिए। मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन पहले अमजद आयू मिर्जा हैं, ब्रिटेन से मेरे साथ हैं, पीओके को लेकर आवाज उठाते हैं। मिर्जा साहब, इनका हाल भी नवाज वाला होगा या कुछ बदलाव ला पाएंगे? ये जो सड़कों पर तो लोग तो हैं कम से कम, और जब वो कह रहे हैं कि डीजी ऐसा ही तेरी पोल खोल दूंगा, पीछे से चेयर भी बहुत, शोर बहुत ज्यादा है। मिर्जा साहब देखिए, ये तो पार्टी है, हो रही है, और ये उस तरह का तो रेवोल्यूशन नहीं है जिस तरह का अवामी एक इनकलाब होता है जिसके नतीजे में रियासतों के तख्ते उल्टे जाते हैं और अवामी हुकूमतें बनती हैं। ये वो चीज नहीं है। बात जो समझने वाली है वो दो है। नंबर 1 ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत दोनों निहायत कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि ना पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत है, कोalition गवर्नमेंट में, कि वो इमरान खान को अरेस्ट कर सके, ना पाकिस्तान आर्मी के अंदर इतनी कोहिशन है कि वो पाकिस्तान पे मार्शल लॉ लगा सके, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी टूट चुकी है अंदर से। प्रो तालिबान फैक्शन, प्रो इमरान खान फैक्शन और प्रो बाजवा फैक्शन में। और आखिरी बात यह है कि जो अरशद शरीफ की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमने तो बकायदा उन आईएसआई के जो काउंटर इंटेलिजेंस के डीजीज हैं, उनके नाम और कैसे ये लोग गए यहाँ से, उसका पीछा करते हुए वहाँ यूएई में, और कैसे होटल में ठहरे, और फिर वहां से कैसे इसको कीनिया की तरफ किया, और फिर ये अरशद शरीफ के कीनिया पहुंचने से पहले आईएसआई वहां पहुंची हुई थी 14 घंटे पहले, और फिर कैसे इन्होंने वहां के एमक्यूएम के लोकल जो हैंडलर्स हैं, जो वहां के क्रिमिनल गैंग और पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू इनको मरवाया।
मैंने तो नाम भी बता दिया था उस दिन, खुर्रम और वकार के, और वो आज जियो न्यूज उनके दरवाजे पे गई है, वो फैमिली वहां से माँ बाप वगैरह भाग गए, चले गए। तो हमें इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये आईएसआई ने कार्रवाई डाली है, और इसमें वो ARY के अब जो चीफ हैं, हेड हैं, उनको भी घसीटना चाहते हैं, रेगना चाहते हैं, और ये उसी तरह का कत्ल है जिस तरह का करीमा बलोच का किया गया। नहीं, लेकिन अब से पहले संभवतः कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में कि कोई राजनीतिक दल का नेता सीधा सेना और आईएसआई को इस तरह की चुनौती दे रहा हो। वो जो तस्वीरें दिख रही हैं, अच्छा, जब सड़कों पर उतरे घड़ी चोर के कैसे नारेबाजी हुई थी, वो एक बार वो वीडियो हम दिखा देते हैं। चोर चोर कैसे, वो जब इमरान खान सड़कों पर उतरे, फिर प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहे हो, ये देखिए। और इसके बाद किस तरह से इमरान खान डीजी आईएसआई को चुनौती दे रहे हैं, वो एक बार सुन लेते हैं। एक बार वो भी सुना दीजिए। तारिक फतेह साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन डीजी आईएसआई को लेकर क्या चैलेंज दिया, वो भी एक बार सुन लेते हैं। डीजी आईएसआई, कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। और इरशाद अहमद नवाज की पार्टी से वो मेरे साथ है, लेकिन पहले AK सिवाज, जनरल सिवाज, पहले एक कमेंट आपका। तारिक फतेह साहब, मैं एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जनरल सिवाज एक कमेंट आपका। डीजी आईएसआई की पोल खोल देंगे इमरान खान? मतलब मेरा तो बार बार ये सवाल है कि इतनी हिम्मत कहां से आ रही है और खुला कैसे छोड़ा हुआ इनको आर्मी और आईएसआई ने? ये तो अब तक अंदर हो सकते थे, खुला कैसे घूम रहे हैं ये? डीजी आईएसआई और सेना को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है। ये पहली बार हुआ है, पहली बार है कि पाकिस्तान में कि डीजी आईएसआई और आर्मी को डायरेक्ट चैलेंज। मगर आप एक चीज समझे अमन, कि ये बात ऐसी है कि पाकिस्तान की आर्मी को भी पॉलिटिक्स समझ आ गई। उसको पता है कि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, आप इमरजेंसी मार्शल लॉ ले आए तो आप भी फेल हो जाएंगे। अभी वो दे एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी कभी इन्वॉल्व नहीं करेगी, वो इसलिए अब पॉलिटिकल बोलती रहेगी। मगर जो इमरान खान ने तीर मारा है, वो देखे कहाँ हिट कर रहा है। वो ये कर रहा है, इसका मतलब डीजी आईएसआई को बोल रहा है कि आपकी हमें पोल खोल दूंगा। इसका मतलब वो कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जो दूसरे देशों के खिलाफ है, या अपने माइनॉरिटीज या अपने देश के खिलाफ है। इशारा देखें उसको, इशारा ही बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा मतलब यह है कि आज की तारीख में इमरान खान ने डायरेक्ट एक प्रकार चैलेंज किया है डीजी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को। अब ये किस मोड़ जाएगा ये वक्त ही बताएगा, मगर ये आशा आज तक हुआ नहीं था। और मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा एक चीज बहुत है, ये शहबाज शरीफ अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक मिनट में रुके ना सर, जनरल सिवाज, एक मिनट। तारिक फतेह जिसका भी जिक्र जनरल सिवाज कर रहे हैं, एक बार सर जनरल सिवाज, ये आप दूसरा पॉइंट, लेकिन पहला पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। तारिक फतेह, ये जो कह रहे डीजी आईएसआई की पोल खोल देंगे, क्या पोल होगी? ये उन्हें भारत के खिलाफ जो जिहाद छेड़ा हुआ है वहां के आतंकवादियों ने, और क्या होगा? नहीं सर, इतने सोफिस्टिकेशन में मत जाएं। ये बस ये बता देंगे कि कितना करोड़ कैश कहां छपा, कहां पैदा हुआ और किसके बैंक अकाउंट में गया। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई खेल नहीं है सर। आप ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, वहां सिर्फ पैसा, कैश, कौन बिकता है, कौन खरीदता है, ये है। आप ज्यादा क्रेडिट ना दें इनको, इतनी अकल नहीं है इन लोगों में। पता नहीं, जब आप बोलते हैं, जो आरजू मुस्कुराती है, उनको लगता है एकदम पोल खोल देते हैं आप और सच बोल देते हैं। आरजू काज़मी सीने जलने से पाकिस्तान से बैठी है ना, मैं तो कह सकता हूँ ना यहाँ। आरजू जी भी कहती है, खुलकर कहती हैं आरजू जी। क्या गलत कह रहे हैं तारिक फतेह, आरजू काज़मी?
नहीं, मेरे ख्याल से काफी हद तक बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं। और एक चीज मैं यहाँ जरूर मेंशन करूंगी कि ये बात तो सभी को मालूम है कि कितनी करप्शन जो है वो आर्मी के अंदर भी है और कितना पैसा आर्मी भी बाहर ले जाती है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही इमरान खान किस बात के लिए नारे लगा रहे हैं कि वो कौन सी नई पोल खोलने वाले हैं। ये जरूर है कि 2 दिन पहले जो ब्लंडर हमने देखा, जो इमरान खान की पार्टी के एक आए थे नेता और फैसल वावडा, और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो स्क्रिप्ट जिसने लिखा था, मेरे ख्याल है तारिक साहब जरूर मानेंगे कि वो जरूर कोई अनाड़ी आदमी था। क्योंकि इमरान खान जो है वो टीवी पर नहीं आ सकते, उनकी लाइव कवरेज की इजाजत नहीं है। और इमरान खान की पार्टी के जो नेता आके बात कर रहे थे फैसल वावडा, उनको पीटीवी यानी कि पाकिस्तान का जो सरकारी टीवी है वो तक दिखा रहा था लाइव। तो उसी से पता लग रहा था कि स्क्रिप्ट कहाँ से लिखकर आई है और क्या कुछ हो रहा है। तो ये चीजें अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के पास कोई ऐसी नई बात होगी जिसके लिए वो आईएसआई को जो है वो तड़ियां लगा रहे हैं। इनको खुला कैसे छोड़ा हुआ है? सेना और आईएसआई को चैलेंज करके भी ये खुला घूम रहे हैं सर। वो इसलिए कि आर्मी का एक हिस्सा भी इमरान खान के साथ है, चाहे वो रिटायर्ड फौजी हो, वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के हक में कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी का अभी भी इमरान खान के साथ है। जब भी तो ये आईएसआई चीफ के लिए जो डीजी आईएसआई आए हैं उनके लिए साइन नहीं कर रहे थे। 2 महीने इन्होंने लगा दिए थे, सिग्नेचर नहीं कर रहे थे इमरान खान। ये जनरल जो नदीम अफजल थे उनके ऊपर नदीम अंजुम साहब के ऊपर वो साइन नहीं कर रहे थे इमरान खान कि इनको लाया जाए, इसलिए कि उसमें उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो। नई बात ये की है कि फौज के अंदर डिवीजन कर दी है, फौज के अंदर कुछ लोग अपनी साइड पे कर लिए, इस वजह से उनको कोई कुछ नहीं कर रहा। वरना तो इससे 10% भी किसी ने कुछ बोला होता ना तो उठा के ले गई होती आर्मी। और मोदी भक्ति क्यों? वो प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, लेकिन मोदी भक्ति अचानक से क्यों जाग गई है इनकी? वो तो सभी की जागती है सर। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे इमरान खान हो, जैसे ही तख्त पे से उतरते हैं उसके साथ ही अचानक इंडिया से प्यार हो जाता है। और अगर जैसे ही दोबारा लेकर आएंगे या फिर सबसे पहले कश्मीर करना शुरू कर देंगे। तो ये तो इनका इसी तरह से इनका तरीका है और ये हमेशा यही करते रहे। प्रेम शुक्ला जी नहीं, सच है बारंबार जो है, लेकिन ये सत्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा तो जो बाइडेन से लेकर सारे नेता कर रहे हैं। अभी पुतिन ने ये सत्य है कि इमरान खान जो है, हाँ पुतिन ने की है। इमरान खान इस सत्य से कैसे इनकार करेंगे कि भाई बाजवा जो है वो उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट सोच नहीं है, स्वतंत्र सोच नहीं है। उनके जो आर्मी है, जो पैसे की बात की जा रही है, जितने भी वहाँ के नेता हो, आर्मी के अधिकारी हो, उनके बच्चे हैं, वो चाहे चाइनीज हो चाहे पाकिस्तानी हो, उनकी पार्किंग तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में ही है। और उसमें भी जो है उनके सारे इंटरेस्ट वहाँ हैं। तो अमेरिका ने कान ऐठा और पाकिस्तानी ने नहीं सुना। जिसने नहीं सुना तो उसका नवाज शरीफ हो जाता है, जैसे नवाज शरीफ नहीं सुन रहे थे 98 में। तो इनका नवाज क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो सवाल खड़े हो गए। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, इनका नवाज नहीं हो रहा है। इनका नवाज नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं कि नवाज भगोड़ा है, मैं जाके दुबक्के नहीं बैठ जाऊंगा, मैं पोल खोल दूंगा। इनका नवाज नहीं हो रहा है ना। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान कमजोर हुआ है तो उसकी संस्थाएं भी कमजोर हुई है, आर्मी भी कमजोर हुई है, उसकी पॉलिटिकल पूरा जो सेटअप है वो पूरा कमजोर हुआ है जी। और पाकिस्तान भयंकर कमजोरी के दौर में है ना, तो उसके कारण आर्मी का कंट्रोल घटा है और आर्मी का एक सेक्शन उनके साथ है। नहीं, लेकिन फर्क दोनों में, मिर्जा साहब एक कमेंट आपका, आप मेरे ख्याल से थोड़ा डिसएग्री भी कर रहे थे कुछ चीजों को लेकर, वो पोल खोलने को लेकर डीजीआईएसआई की। आप थोड़े नाराज हो रहे थे शायद तारिक फतेह और आरजू की बात सुनकर। बताइए सर, बोलिए। अमजद आयूब मिर्जा। डीजीआईएसआई की, उसका ताल्लुक बैरून मुल्क असासों से या पैसों से इससे नहीं है। अच्छा। उसका ताल्लुक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम साहब की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस से है। वो पर्सनल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस जो है उससे है, और वो उनको चुनौती दे रहा है कि मैं तुम्हारे जो पीएमए से लेके अब तक के जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस रही हैं वो मैं बेनकाब करूंगा जी। और वो ये वाली धमकी दे रहे थे, ये वाली पोल आपने तो पहले ही खोल दी इमरान खान के वो खोलने से पहले। तारिक फतेह इमरान खान के भी क्या कह रहे हैं तारिक फतेह जी? आप जब भी बोलते हैं आप तारिक फतेह जी, मैंने कहा इमरान खान के भी तो वीडियो हैं, वो भी तो डरे हुए हैं। उनकी बेगम साहिबा ने जो किताब लिखी है, जो अब तलाक याफ्ता हैं, उनकी पढ़ लेना। इमरान खान के भी शौक सारे आ जाएंगे सामने।
नहीं तो इस बेसिस पे थोड़ी ना सेना आईएसआई को चुनौती दे रहे होंगे सर। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं जो हुआ नहीं आज तक इतिहास में। यही चुनौती है। बाजवा की नंगी फिल्में हैं इनके पास, डीजीआईएसआई जो है इसका पूरा चटा कट्टा है इनके पास। ये पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनमें नोन है। वो उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं अपने देश और उसकी जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट है, वो देश को नुकसान और जनता को नुकसान नहीं। फर्क है वैसे इमरान बाजवा और नदीम अंजुम में कोई नहीं है। सब सिक्के के ये एक दूसरे के सब बिल्कुल बराबर है, चाहे बाजवा हो, चाहे इमरान हो, चाहे नदीम अंजुम हो, कोई फर्क थोड़ी ना है। लेकिन मिर्जा साहब, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो तो देश की बात कर रहे थे, वो तो पाकिस्तान के उद्धार की बात कर रहे थे। देश लगा दिया ना, देश को नुकसान पहुंचेगा ना। ये लोग फिर क्या देखेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी आर्मी की अगर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ये चैलेंज कर दे उसकी सेक्सुअलिटी को। सर वही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, वही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ तारिक फतेह। फिर अगर ये तो फिर सेना आईएसआई चीफ को भी पता होगा, बाजवा को भी पता होगा, खुला कैसे छोड़ा हुआ है जो आज तक नहीं हुआ इतिहास में। वो खुले मन से चुनौती दे रहे हैं, पोल खोल दूंगा, कान खोलकर सुन ले, और खुले घूम रहे हैं। इनका नवाज नहीं हो रहा है। सर मुझे वो समझाइए तारिक फतेह। अच्छा मिर्जा साहब एक मिनट, तारिक फतेह देखिए, इन सब को एक दूसरे का पता है। ये जो हरकत करते हैं इस प्रोफेशन का नाम है पाकिस्तान में। आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंडियंस डोंट नो कि व्हाट अ करप्ट रॉटन सोसाइटी इट इज। आपके अगर स्पाइन के अंदर कैंसर हो जाए तो आपके गोल्फ खेलने की सोचेंगे। इट इज रॉटन टू द कोर। आप समझ रहे हैं, रॉटन टू द कोर। आप जूते का साइज पूछे किसी मिलिट्री अफसर से, वो गलत साइज बता देगा। आप घर की फुटेज कहें कितने फीट का घर है, वो भी गलत बताएगा, क्योंकि बाय एन इंस्टीट्यूशन दे आर ट्रेन्ड टू लाई। कोई सच बोलने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। झूठ पे बने हुआ मैं हूं ना सर, मैं हूं। हाँ तो आप निकले ना वहां से, इससे पहले कि कोई कर दे। आरजू निकलो वहां से, ऑनेस्ट टू गॉड। नहीं, आरजू काजमी तो बोल ही रही हैं जो आप कह रहे हैं। शी इज सेइंग यू आर राइट। आपको लग रहा है वो तो वहां पर बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर बोल रही है कि हाँ ये सिचुएशन है, करप्ट है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता क्या हो रहा। आरजू नहीं, देखें, करप्शन तो खैर प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में ही नहीं है। ये बात तो सभी जानते हैं कि फौज में भी है। बहुत से जनरल्स के नाम आए हैं, आसिम सलीम बाजवा हैं, और कई लोगों के नाम सामने आए हैं। वो बात होती रहती है। लेकिन इमरान खान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए बात कर पा रहे हैं या उनको कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ है और वही उन्हें सपोर्ट कर रहा है। वरना आप खुद देखिए, इससे कितनी कम बात करने पे लोगों को उठा के ले जाया जाता है, और उनका वो जो कहा जाता है हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, और इन्हें कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट है, इसीलिए वो बढ़ के बात कर रहे हैं। और ये जो सीधा चैलेंज है सेना प्लस आईएसआई वर्सेस इमरान, ये जो चीजें हो पा रही हैं, जो और आईएसआई को पीसी भी करनी पड़ी पहली बार आरजू, जो शायद आज तक नहीं हुआ। सफाई देनी पड़ रही है, आईएसआई को पीसी करनी पड़ी। नदीम अंजुम, देखिए प्रेशर तो है, बिल्कुल प्रेशर तो बिल्ड किया है इमरान खान ने। लेकिन जहां तक पीएमएलएन का सवाल है, तो नवाज शरीफ तो हमेशा से जैसी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले भी वो शरफ के टाइम में भी वो चले गए थे, अभी इमरान खान का टाइम आया तभी वो बाहर निकल गए। ये तो पीपल्स पार्टी है मेरे ख्याल है, जो कि बाहर जाते हुए मैंने नहीं देखा, और कई साल ये लोग जेलों में भी रहते हैं, फांसी तक लटक जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते पीपल्स पार्टी में, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे भुट्टो साहब को आप देख लें। लेकिन पीएमएलएन का नाम तो हमेशा से इस सिलसिले में खराब रहा है कि जरा सा प्रेशर लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते और फौरन ही भाग जाते हैं। ये बात तो इमरान खान सही कह रहे हैं कि वो यहीं पे मौजूद है, इमरान खान कहीं नहीं गए। लेकिन जिन फैमिलीज को इमरान खान बाहर निकाल रहे हैं अपने साथ आने के लिए लॉन्ग मार्च में, तो उधर उसमें इमरान खान की अपनी फैमिली कहाँ है? अपने तीनों बच्चे तो इमरान खान ने लंदन में रखे हुए, और यहाँ पे दूसरे लोगों को कह रहे हैं बाहर लेकर आओ। तो ये डबल पॉलिसी, ये जो कहना चाहिए था डबल फेस जो है, ये हमारे हर पॉलिटिशियन का अनफॉर्चुनेटली। नहीं, लेकिन इस चीज को लेकर इसलिए यहाँ मतलब जो पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में होता है शुक्ला जी, उसका असर, क्योंकि वहां स्थिरता उड़ती है तो फिर वो आतंकी एक्सपोर्ट करते हैं।
इसलिए यहां पर डिबेट करनी पड़ती है कि हर दूसरे दिन ये रोग स्टेट है, फेल स्टेट है, खत्म हो चुका है पाकिस्तान, आतंकिस्तान जीरो हो चुका है। और अब इमरान खान और इस तरह से जो चीजें होती हैं, इसलिए डर लगता है कि पड़ोस में जो आतंकी मुल्क बन चुका है। शुक्ला जी। हाँ, निश्चित तौर पर वो सुसाइडिकल मोड में है, फिदाइन मोड में एक देश फिदाइन है, मोड में है, हमारा पड़ोसी है, सांस्कृतिक तो हाँ फिदाइन मोड में है वो। उसकी दशा है कि इमरान खान जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वहां की सेना के अफसरों ने जिस तरह उनको अपदस्थ किया, इस तरह का टकराव तो कभी था नहीं। और पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जिस तरह के आपत्तिकाल के दौर से गुजर रहे हैं, वो वैश्विक जो परिदृश्य है, अब उनको संरक्षण देने वाली जो शक्तियां हैं वो उनको मुफ्त में अब खैरात पे पालने की स्थिति में नहीं है। उनकी भी अर्थव्यवस्था है जो खैरात पे पाकिस्तान को पाल के एक इस्लामी बम की, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो सर मिस्टर बीन वाली भी कहानी है। मिस्टर बीन वाली भी कहानी, नकली बीन भेज दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सवाल की एक बात